हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियों और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। और संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती है। बंगला और गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मिश्रित वाक्य क्या होता है। उत्तर होगा जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों और दोनों की जो, जितना, उतना, यदि, तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हों, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हों, उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। देखिए, प्रधान उपवाक्य यदि परिश्रम करोगे तो आश्रित उपवाक्य, देखिए उस पे आश्रित है, तब सफलता प्राप्त करोगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। अगला प्रश्न है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, समोच्चारित समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे अंश, तो इसका अर्थ होगा भाग। एक ठे होता है अंश, इसका मतलब है कंधा। और एक शब्द है अति का मतलब होता है बहुत। एक होता है इति का मतलब होता है समाप्त। इन दोनों शब्दों में के अर्थों में अंतर है। अगला है समानार्थी शब्द। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी कहते हैं। अग्नि को जैसे अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, आग कहते हैं, ज्वाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन खेलता है, इसके बाद पूर्ण विराम। राम और मोहन विद्यालय गए थे, पूर्ण विराम। अल्प विराम होता है, अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते समय या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे साधना रुके, उसके बाद सीता और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए। दूसरा कथन है मेरे पिताजी, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण मथुरा हो गया है। तो जहाँ रुकना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है। लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है। एक क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है कि लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। उत्तर होगा पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं
अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। अगला है लिखने की शिक्षा। बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने में समर्थक हैं। जैसे डॉक्टर चौबे का कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है कि जिससे कि वह अपने भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सके। बालकों ने पढ़ सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है और छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना और स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। लिखने शिक्षण की विधियाँ। बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। वे प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है रेखाओं द्वारा लिखने को शिक्षा देना। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना। तीसरा है अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना। चौथा है पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा की विधि। और पांचवा है मनोवैज्ञानिक विधि। पहला जो है रेखा विधि। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं और उन्हें इस प्रकार की तिरछी, पड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। दूसरा है आपका मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है, सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। दूसरा आपका है, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है और रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है और बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं और धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उस ध्वनि का उच्चारण भी करने लगते हैं और इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। तीसरा है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पटरी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है और बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर की ही भांति अक्षर लिखते हैं
और धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान जाते हैं। चौथा आपका है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है और उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है और अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है और उनको पहले वे ही वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। और एक विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में भर्ती होने आता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना जानता है और वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उसके ज्ञान के लिए निरर्थक तथा सारहीन होते हैं और उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता और आपस में मिलकर जब वे शब्दों या वाक्यों के रूप में आते हैं तभी वे सार्थक बनते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं उनके आधार पर बालकों को पहले सार्थक शब्द अथवा वाक्य ही सिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन शिक्षण की त्रुटियाँ। वाक्य लेखन का तात्पर्य भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम से सजाना, उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उनके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्यों का सही अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो कि किसी एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, जैसे वह गाता है, वह संगीत सीखता है, संगीत लिखने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। त्रुटियों के प्रकार शब्द अर्थ संबंधित त्रुटियाँ, कर्ता क्रिया संबंधित त्रुटियाँ, वचन क्रिया संबंधित त्रुटियाँ, ने का अशुद्ध प्रयोग, पुनरुक्ति दोष, अन्य विभक्तियों के प्रयोग से संबंधित त्रुटियाँ। अगला प्रश्न है लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, या लेखन शिक्षण की 2 विशेषताओं का बताइए, या शिरोरेखा किसे कहते हैं, शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। उत्तर होगा लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातें। लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातें, बैठने का ढंग, लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है और झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आँखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर ब्रजासन में बैठकर दाएं जांघ पर स्लेट या कापी रखकर लिखना चाहिए और कापी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए और कापी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। दूरी सीधे बैठकर पटिया, स्लेट या कापी को आँखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कलम पकड़ने के तरीके, कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए, कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच से 1 इंच ऊपर हो और कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्णों के आकार अनुसार घुमाया फिराया जा सके और हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए और हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए और इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है और लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए और हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब
नई पंक्ति आरंभ करना हो। शिरोरेखा क्या होता है? शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं और वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं और वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। अक्षर की सुडौलता, अक्षर की सुडौलता। देखिए, देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष तरीका है। जब अक्षर सही तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। उदाहरण के लिए क वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि क के बीच की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच सुंडिका दाहिनी ओर मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी और बाएं और दाएं दोनों तरफ की मोटाई बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार ख बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि ख में र का निचला सिरा व के निचले भाग से जोड़कर ख अक्षर बनेगा और ख शुद्ध रूप है तथा र व अशुद्ध रूप है। ग में एक छोटी और दूसरी ग में एक छोटी और दूसरी उससे थोड़ी बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोली घुंडी बनेगी। और घ वर्ण को बनवाने के लिए घ के 2 मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से शुरू होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा और इसकी अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे रहेगी और अंग की आकृति 3/4 भाग में होगी। च पाई के मध्य भाग में लिखा जाता है। च पाई के मध्य भाग में लिखा जाता है। छ का पहला मोड़ के अर्ध भाग और दूसरा मोड़ मध्य से ऊपर निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य के मोड़ को स्पर्श करता हुआ पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठ की आकृति 1/3 मोड़ के बाद वृत्ताकार होकर नीचे की पंक्ति को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए और इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे से स्पर्श कराकर उ या उ की मात्रा लगानी चाहिए। और थ और भ में गोल घुंडी शिरोरेखा के बराबर लाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के मध्य के बराबर में घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं और इस प्रकार सभी आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आती है और चतुस्तरीय लेखन से वर्णों का सही अनुपात में लिखना आसान होता है। ऊपर और नीचे खानों में मात्राओं के लिए आस्थान होता है। उचित दूरी वर्णों और मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेख में सौंदर्य लाती है। पहला है वर्णों की दूरी। वर्ण से वर्ण के बीच की 1 पाई की दूरी होनी चाहिए, जैसे अब। और वर्ण और मात्रा के बीच में भी 1 पाई दूरी होनी चाहिए, जैसे राम। और तीसरा है कि शब्द से शब्द के बीच की दूरी, शब्द से शब्द के बीच की दूरी 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, उसके बीच थोड़ा गैप होना चाहिए, जैसे राम फिर सीता। अगला है कि 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए, यथा मनमोहन आओ, फिर स्पेस रहेगा सोहन आओ, थोड़ा दूरी रहनी चाहिए। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी इतनी हो कि ऊपर की पंक्ति के वर्ण के नीचे लगी मात्राएं तथा नीचे की पंक्ति की शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राएं आपस में नहीं मिलें और उनके बीच कुछ स्थान बचे।
छठवां है विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। जैसे राधा, इसके बीच दूरी होगा 2 पाई के बराबर, इसके पीछे चिन्ह लगाया जाएगा। तुम आओ, उसके बाद पूर्ण विराम होगा। तुम आओ, आओ के बाद कुछ स्पेस देके पूर्ण विराम लगाना होगा। तो विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है, समझाइए। अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है? एक क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अनुलेख और श्रुतलेख। अनुलेख किसे कहते हैं? अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। और प्रतिलिपि में पद्यांश, कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। और अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिसमें लेखन गति का विकास भी होता है। श्रुतलेख का अभिप्राय सुनकर लिखना। इसमें शिक्षक बोलता है और छात्र सुनकर लिखते हैं और पाठ्य आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल कर लिखवाना होता है और लिखवाने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्धि या भूले शब्दों को लिखवाया जाता है। और श्रुतलेख द्वारा लेखन गति व शुद्ध लेखन का अभ्यास भली प्रकार होता है। अगला प्रश्न है श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुत लेख का अर्थ, यह साधन प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता है और प्रतिलिपि के बाद अनुलिपि और अनुलिपि के बाद श्रुत लेख का क्रम आता है और कक्षाओं में श्रुत लेख को ही शुद्ध लेख माना जाता है। श्रुत लेख अर्थात सुना हुआ लेख, इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता है। श्रुत लेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। और श्रुत लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रिय को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके और छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडौलता के कारण साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, लिखाई में गति लाना तथा एकाग्रचित्तता लाना श्रुत लेख का प्रमुख उद्देश्य है। और इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है और उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। और इसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है और वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। र वर्ण कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। र वर्ण का उदाहरण जैसे ग्रहण, गृहम, सर्वत्र, सर्वत्र, ऋषि। अगला प्रश्न है अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि। अनुस्वार का संकेत इस प्रकार होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर इत्यादि शब्द हैं। अनुनासिक का चिन्ह इस प्रकार होता है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे चांद, बूंद, कुंवर, आँख आदि। अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा हिंदी शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधनों से अग्र लाभ हैं। पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरा है कि देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल, चित्र आदि सभी दृश्य हैं। दृष्टांत, लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को जल्दी ही सीखा जाता है। साहित्य शिक्षण में जब तक अंतर कथाओं
वगैरह का स्पष्टता न किया जाए तब तक न तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और न ही समझ में आता है। सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इनके द्वारा छात्रों की विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है और इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने हेतु शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। कविता शिक्षण। कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मकता और भावनाओं का विकास करना होता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्यों से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। दूसरा है छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना कि जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सके तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सकें। रायबर्न महोदय ने इस संबंध में लिखा है कि हमारा उद्देश्य यह होता है कि छात्र भी कवि की अनुभूति को समझ और ग्रहण कर सकें। अध्यापक का यह कार्य हो जाता है कि उससे छात्र कवि के प्रकृति के प्रेम को समझ सके और उनकी कविता में उनको भी रसानुभूति प्राप्त हो। तीसरा है किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना और छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना और अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। अगला है कि छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। छठा है भाई योगेंद्र जीत ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारे आसपास के वातावरण में कितने ही रमणीय दृश्य हैं, लोगों को वे रम्य नहीं लगते। इसका प्रधान कारण है कि लोगों के पास रमणीयता का शोध करने वाली दृष्टि का अभाव है और इसी अभाव के कारण वे कितने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। और कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है कि वह सौंदर्य शोधक दृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न किया जाए जिससे वे संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थलों का आनंद ले सकें। छात्रों को काव्य शिक्षण के साथ ही रस, छंद और अलंकार से परिचित कराना। छात्रों की कविता की अनेकानेक शैलियों से परिचित कराना। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल का अर्थ, प्रकृति तथा महत्व लिखिए। श्रवण कौशल का अर्थ तथा प्रकृति का महत्व लिखिए। तो उत्तर होगा श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने की क्रिया या ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना, मौखिक संवाद आदि से है। श्रवण शब्द अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। लिसनिंग को ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेशन अर्थात अर्थ निष्पादन की क्रिया कहा गया है और श्रवण में किसी कथन को सुनने के बाद उस पर चिंतन करना, चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करने और तदनुसार आचरण या व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखने में श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है और शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। हम जागृत अवस्था का 42% समय सुनने में व्यतीत करते हैं और एक अध्ययन के अनुसार बच्चा कक्षा के बाहर खेल कूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम सुनने में प्रतिदिन लगभग 4 घंटे का समय व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, श्रवण का भाषण और पठन से सीधा संबंध है। श्रवण का भाषण और पठन से सीधा संबंध है।
श्रवण की प्रकृति कैसे होती है? सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवणेंद्रियां ठीक नहीं होती हैं वह व्यक्ति कभी कभार अर्थ का अनर्थ सुन लेता है, जिससे व्यक्ति के संबंध भी टूट जाते हैं। सामान्यतः श्रवण का अर्थ किसी ध्वनि, बातचीत या वाद्य संगीत आदि सुनने से लिया जाता है, किंतु यह सुनने का बहुत सीमित अर्थ है और श्रवण का अर्थ ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है, अपितु आचरण एवं व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। श्रवण कौशल का महत्व बालक प्रारंभिक काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देता है और जन्म के समय बजने वाली कांसे का थाली, ढोलक, स्त्रियों के गाने आदि पहले दिन से ही बालक के कर्ण के यंत्रों को तरंगित करने लगते हैं और ये सार्थक ध्वनियाँ उसके कान में बारंबार न पड़े तो वह बधिर और मूक हो सकता है और बालक की अधिकांश भावी शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर ही अवलंबित होती हैं और शोधकर्ता के अनुसार मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा व्यवहार के अंतर्गत निम्न प्रकार समय लगाता है। पठन तथा लेखन में 25% और 30% बोलने में, 45% समझ और सुनने में, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। और विद्यालय में भी विद्यार्थियों का लगभग आधा समय सुनने में लगता है। श्रवण केवल शारीरिक क्रिया नहीं अपितु एक मानसिक क्रिया है और व्यक्ति अपने पूर्वानुभव के संदर्भ में श्रुत सामग्री को समझता है और उस पर विचार करता है और ध्यान भटक जाने पर वह श्रुत विषय का पूरा बोध नहीं कर पाता। और वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जितना भी साहित्य था वह सुनकर ही याद किया जाता था और इसी कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है। ऋषि आश्रमों में विभिन्न वैदिक शाखाएं अपने ज्ञान को वंश परंपरा में सुनकर ही स्मरण रखती थी। आज भी बालक अधिकांश ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और शैक्षणिक अनुसंधान विश्वकोश में श्रवण शक्ति के शोध कार्यों पर चर्चा करते हुए साम ड्यूकर ने कई तथ्य प्रस्तुत किए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बालक 58% समय सुनने में व्यतीत करता है और कक्षा में लगभग आधा समय अध्यापक की बातें सुनता है और आरंभिक कक्षा में 84% तक समय सुनने में व्यतीत करता है। और एक अंतर शोध के अनुसार बालक विद्यालय के बाहर अपना आधा समय दूरदर्शन, रेडियो, मित्र मंडली या अन्य स्थानों या सुनने में लगाता है। अगला प्रश्न है कि श्रवण शक्ति विकास के साधन बताइए। श्रवण शक्ति विकास के साधन, उत्तर होगा सुनने की योग्यता विकसित करने हेतु विभिन्न साधन अपनाए जा सकते हैं और ये साधन छात्र स्तरानुकूल अपनाए जाने चाहिए और इन साधनों के माध्यम से ही श्रवण शक्ति का विकास किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण के दौरान और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा और पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा। कक्षा शिक्षण के दौरान बाल गीत, कविता के माध्यम से और कहानी के माध्यम से और विभिन्न मनोभावों जैसे हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, करुणा, व्यंग्य आदि पर आधारित सामग्री कक्षा में सुनाकर अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और स्वस्वर वाचन करके उच्चारण स्थान आदि का ज्ञान देकर और कक्षा में प्रश्न पूछने के अवसर देकर। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी द्वारा कक्षा बाल सभा कराना, कक्षा अभिनय द्वारा और ध्वनियों के खेल के माध्यम से। तीसरा आपका है पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता कराना, कहानी प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता
और कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, समाचार वाचन कराना, प्रार्थनाकालीन भाषण कराना, आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम सुनकर। 9वां आपका है वितरित चित्र, चलचित्र, दूरदर्शन आदि को देखकर। 10वां है महत्वपूर्ण अवसरों पर भाषण सुनकर मुख्य विचार नोट करने के अवसर देकर। अगला है वक्ता की बात को आलोचनात्मक ढंग से सुनने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा उच्चारण को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाएं। पहला पॉइंट है कि प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा आपका है प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। तीसरा है ऋषिर, श, स और ज्ञ वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। और अगला है कि ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। अगला है ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्दों के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की सहायता से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने के लिए कहा जाए। जैसे अढ़ और ढ के उच्चारण में अढ़ और ढ के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। संयुक्ताक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए। जैसे क्षमा तो क का हलंत प्लस स श ये मिलकर बनेंगे छ। ज्ञान ज प्लस य से मिलकर बनेगा ज्ञ। अगला प्रश्न है कि छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। लिखिए छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। लिखिए तो उत्तर होगा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक है। पहला है पत्र लेखन, दूसरा है वर्णन, तीसरा है व्याख्या, चौथा है संक्षेपीकरण एवं पल्लवन, पांचवा है संवाद लेखन, छठा है रिपोर्ट लिखना, सातवां है पुस्तक समीक्षा, आठवां है जीवनी, नौवां है आत्मकथा, 10वां है निबंध रचना, 11वां है एकांकी लेखन, 12वां है कहानी लेखन, 13वां है कविता लेखन। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video.